हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। इस वीडियो में 24 फरवरी 2025 की बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं, हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए एक वायरल मॉडल पेपर। ये वायरल मॉडल पेपर आपके 24 फरवरी को 100% सेम ऐसे ही पूछे जाएंगे। इसमें बताए गए क्वेश्चन आपके 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वायरल पेपर है और 100 में से 100 नंबर लेकर आना है, तो इसमें से आपको सारे क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ेगा। वायरल पेपर है, यहाँ पर आप लोग पेपर कोड भी देख सकते हैं। 950 जेबी पेपर कोड है। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 24 फरवरी को आपका एग्जाम है। पूर्णांक आप लोगों का क्लास 12 हिंदी का 100 नंबर का पूर्णांक होता है, सभी को पता होगा। और यहाँ पर आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा स्टूडेंट, अनुक्रमांक और नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर जब आपका एग्जाम हो जाएगा, कॉपी आप लिख कर चले आएंगे, फिर आपको ये पेपर दे दिया जाएगा, ये आप घर पर लेकर चले आएंगे। ठीक है। निर्देश में देखिए क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी ये पेपर जो है अच्छे से 15 मिनट आपको एग्जाम में पढ़ लेना है। और दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है। यानी इसमें 2 खंड है, खंड का और खंड खा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो खंड का के हमें 50 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि हमें पूरा सॉल्व करना है, तब जाकर हमें 50 नंबर मिलेगा। तो वायरल पेपर स्टूडेंट 24 फरवरी के लिए याद रखिए, क्योंकि हमारा इस बार टारगेट है 95% हिंदी में स्कोर करना। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर तैयार करना पड़ेगा, और मैं जितने भी मॉडल पेपर लेकर आता हूँ उसके सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम खंड का से सारे क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, जो कि आपके पेपर में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, 5 गद्य के 5 पद्य के। तो इन सभी प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि कम से कम आप 100 गद्य के और 100 पद्य के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए हिंदी के, क्योंकि पेपर में आता है और शुरुआत में ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 24 फरवरी को भी सेम टू सेम स्टूडेंट ऐसे ही पेपर आएगा। ठीक है। ऐसे ही पेपर का पैटर्न होगा, बस फर्क इतना होगा कि उसमें क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा दिए होंगे और इसी से पूछे जाएंगे, जो मैं मॉडल पेपर आप लोगों को लिए लेकर आया हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम खंड का से शुरू करते हैं। इसके सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर पहले का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। तो इन चारों में से भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताना है कि कौन हो जाएंगे। तो इनमें से राइट आंसर आपका तीसरा वाला हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है। तो का नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खा नंबर कि नगरीय प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो नगरीय प्रचारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट, ये भारतेय युग में हुई थी। ठीक है। यानी सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगरीय प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, ये आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है। क्योंकि हाई स्कूल में ज़्यादातर पूछा जाता है, आप लोगों ने हाई स्कूल पढ़ा होगा हिंदी, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इनमें से हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अशोक की फूल जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक एक नंबर आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। बस आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों को, हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको तैयार करना पड़ेगा। मैं वीडियोज भी लेकर आता हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। हाँ नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि प्रेमचंद की कहानी का नाम है। तो प्रेमचंद की कहानी का क्या नाम है, कफन नाम है। हाई स्कूल में मुंशी प्रेमचंद का कहानी काफी बार पूछा जाता है, और बहुविकल्पीय में तो ज्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद में अड़ा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर देखिए। अड़ा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो शेखर एक जीवनी के लेखक जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे जी राइट आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट। शेखर एक जीवनी के लेखक यही है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, अब हमारे पद्य के 5 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है। पद्य के 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उसको भी चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए, दूसरे नंबर का नंबर क्वेश्चन कि विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, ये किस एक प्रकार से किस श्रृंगार की या किस भक्ति का या प्रसिद्धि का नीति का एक प्रकार से रचना कह सकते हैं। ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है, तो दूसरे का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा, भक्ति का हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। यानी इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति काल का है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, विनय पत्रिका हो जाएगा। यानी भक्ति काल की रचना है। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, ये आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद में देखिए गा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
यानी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए प्रिय प्रवास माना जाता है, ठीक है। साकेत किसकी? मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है। वेदही वनवास किसका है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे, ठीक है। और प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की है या किसकी है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हमें दोनों का पता था, मैंने बता दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट प्रिय प्रवास, यहाँ पर देखिए प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है? ये आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का। तो यहाँ पर देखिएगा हर नंबर क्वेश्चन कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता है। ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएगी, यानी फर्स्ट वाला पल आपका जो विकल्प हो जाएगा या बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो टोटल जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था वो मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश के आधारित हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 नंबर का हमारा गद्यांश होता है और पेपर में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको दोनों में से किसी एक गद्यांश को हल करना है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा। अब देखिए 10 नंबर कैसे देगा? 5 × 2 = 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। टोटल 5 प्रश्न आपके गद्यांश में दिए जाते हैं। टोटल गद्यांश पे आपके 5-5 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये टोटल 5-5 क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए हमें क्या है? प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे गद्यांश को कैसे कॉपी में हल करना है और वैसे भी बिना पढ़े गद्यांश को कैसे हल करना, मेरे वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिलहाल हम क्या करते हैं, देखिए दिया हुआ है कि यदि नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बने रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती, ठीक है। तो ये एक प्रकार से गद्यांश दिया हुआ है, हमें इसके सिर्फ 5 प्रश्न का उत्तर देना है और फालतू चीज़ें नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यदि हमें गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है तो इसका चलिए पाठ और लेखक का नाम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मान लीजिए कि आपको नहीं पता है गद्यांश को सॉल्व करना, कि फिर क्या आप करोगे? करना कि आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या? ट्रिक लगाना है। देखिए यहाँ पर देखिए भाषा की बात हो रही है, ठीक है, फिर भाषा की बात हो रही है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए नए शब्द की बात हो रही है और जहाँ पर भाषा दिखे ज़्यादा भाषा दिखे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, ठीक है। भाषा और दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ पर है भाषा, ठीक है। आदि कथा बराबर, ठीक है। सरकार, हमारी भारतीय भाषाओं, यहाँ देखिए भारतीय भाषाओं की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादातर भाषाएं दिखे तो वहाँ पर आप लोग समझ जाइए कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। भाषा और आधुनिकता चैप्टर, इसके जो लेखक है कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता के रचनाकार है। क्या मैं सही हूँ? आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइएगा स्टूडेंट कि भाषा और आधुनिकता के जो रचनाकार है, ठीक है, वो कौन है? वो आपके हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना कि यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक रेखा, इसी का हमें व्याख्या करना है, जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने ऑलरेडी व्याख्या कर रखा है। आपको नहीं पता है तो यही क्वेश्चन उठाकर कॉपी में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों सॉल्व करने का तरीका बताया, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए 2 प्रश्न जो होता है वो गद्यांश और पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपके गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में पूछे जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को इसी में मिल जाएगा, ठीक है, इसी गद्यांश में मिल जाएगा। बस थोड़ा दिमाग लगाइए स्टूडेंट। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा देता हूँ कि क्या से होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि भाषा का सीधा संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाषा का, यहाँ पर देखिए भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसका आंसर दे दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 नंबर आपको दिला दिया है। बाकी का जो तो 2 क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को इसी में मिलेगा। बस आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और वीडियो रोक कर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अथवा वाला भी है, आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। अथवा वाला कैसे करेंगे? इसके भी 5 प्रश्न का उत्तर दे रहा है। देखिए लिखा है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों? उसे वो
याद रखती सारा संसार स्वाद का अखाड़ा ही तो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चैप्टर का नाम बता रहे हैं भैया कि उपयुक्त गद्दांश के पाठ और लेखक का नाम क्या है। तो पाठ का नाम भैया पवनदूतिका है, सॉरी पवनदूत का नहीं, अशोक के फूल है। ठीक है, क्योंकि ये गद्दांश है। पाठ का नाम क्या भैया, ये अशोक का फूल है। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित तर्ज की व्याख्या कर दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो रेखा यहाँ पर खींची रही है, लेकिन रेखांकित तर्ज की व्याख्या भी करनी पड़ेगी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना जाता है। तो ठीक है, इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, गद्दांश में। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया हुआ जो आप लोग देख लेंगे कि गद्दांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए चलिए पद्यांश को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका पेपर में पद्यांश भी होता है। ठीक है, और इसमें भी 2 पद्यांश दिए होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 पद्यांश पेपर में दिए जाते हैं और दोनों पद्यांश में 5-5 प्रश्न होता है, यानी सेम प्रोसेस होता है, बस फर्क इतना है कि वो लेखक का है, ये कवि का है। ठीक है, ये देखिए इसमें दिया हुआ सबसे पहला क्वेश्चन कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें भैया चैप्टर का नाम पता होगा, उसके कवि का नाम पता चलेगा, तभी तो हम लिख पाएंगे संदर्भ। तो देखिए चैप्टर का नाम है पवनदूतिका। लिखा हुआ कि कौन प्यारा कुसुम कुमारा गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, ब्लाड हो कमल पग को चूमना चाहती है। ठीक है, तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है और हमें बताना है। तो पवनदूतिका से लिया गया है, इसके जो एक प्रकार से कवि है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट मैंने बता दिया है, आपको 2 नंबर एग्जामिनर यहाँ पर दे दिएगा। ठीक है, रेखांकित तर्ज की व्याख्या इस पर भी पूछा हुआ है, ये जो रेखा खींची हुई है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका हमें व्याख्या करना है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग हल कर लीजिएगा। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर इसी पद्यांश में मिलेगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने पद्यांश का वीडियो बनाया हुआ है, अभी हाल ही में वीडियो बनाया है, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, अथवा देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष हे अस्तिशेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत क्षमासीन। ठीक है, तो ये पद्यांश दिया हुआ है और ये पद्यांश किससे लिया गया है, बापू के प्रति। ठीक है, किससे, बापू के प्रति। इसके जो कवि है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, तो बापू के प्रति से लिया गया कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें बेसिकली पूछा ही जाता है कि चैप्टर का नाम बताइए, यानी उपयुक्त पद्यांश और शीर्षक कवि का नाम लिखिए। तो मैंने बता दिया सुमित्रा नंदन पंत और शीर्षक यानी चैप्टर का नाम है बापू के प्रति। रेखांकित तर्ज की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित तर्ज की व्याख्या कैसे करनी है, जैसे लिखा है ना यहाँ से कि तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका यानी जो ये दिया हुआ है ना रेखा खींची हुई, इसी का पूरा अर्थ आपको बताना है, व्याख्या करना है, जो कि मैंने बताया था ना कि कैसे हल करना है। आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा और मैंने कैसे आपको बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है वो वीडियो भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस है, मैंने बता दिया। रेखांकित तर्ज की व्याख्या कर लीजिए, 3 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, आपका पद्यांश कंप्लीट है। ठीक है, पद्यांश भी आप लोगों को ऐसे ही हल करना रहेगा। उसके बाद में देखिए अब दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा कितने, 80 शब्दों में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। 5 नंबर का जीवन परिचय होता है। देखिए 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय के लिए दे जाएगा एग्जामिनर की तरफ से और 2 नंबर इनकी रचनाओं के बारे में जब आप बताएंगे तो टोटल 5 नंबर का आपका जीवन परिचय कंप्लीट होगा लेखक का। देखिए इस बार 24 फरवरी को कौन सा जीवन परिचय आने वाला है, क्योंकि 100% पूछा जाएगा, आप लोग तैयार कर लोगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। देखिए सबसे पहले है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, दूसरे पर है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और तीसरे पर आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये 3 लेखक जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तीनों का जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पर दिख जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि क्लास 12 हिंदी 2025 की तैयारी के लिए मैंने सभी प्रकार की वीडियोज डाली हुई है, तो वहाँ पर आपको जीवन परिचय का भी वीडियोज मिल जाएगा और आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होता है लेखक का। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन खा नंबर
दिया हुआ कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, 5 नंबर का ये भी होता है। ठीक है, कितने नंबर का? 5 नंबर का होता है। और यहाँ पर भी देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का पूछा है कवि में, सुमित्रानंदन पंत जी का कवि में, और जयशंकर प्रसाद जी का कवि में। तो ये इस बार 24 फरवरी को कवि का जीवन परिचय है, जो कि पेपर में 100% पूछी जाएंगी। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यदि हमें पंचलाइट अथवा लाठी जो कहानी का उद्देश्य, इस पर प्रकाश डालना है, और अधिकतम शब्द सीमा कितना है? 80 शब्दों में। और ये हर साल आपके पेपर में आता है कहानी। ठीक है, क्लास 12 हिंदी में इंपॉर्टेंट कहानी 5 नंबर का पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए 2 बार अथवा दिया हुआ है, एक आपका ये दिया हुआ है, देखिए 4 बार अथवा दिया हुआ है स्टूडेंट। देखिए 1 2 3 बार अथवा दिया हुआ है। देखिए पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिख सकते हैं। नहीं आता तो पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर ही प्रकाश डाल दीजिए। आपको 5 नंबर मिलना तय है, कोई भी कट नहीं कर सकता ये 5 नंबर। यदि आप लोग, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ, यदि आप लोग तैयार कर लोगे, ये फिक्स रहता है स्टूडेंट। ठीक है, ये फिक्स रहता है, कोई भी काट नहीं सकता इसको। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, यानी किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखना है। 5 नंबर का ये खंड काव्य होता है। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा कितना है? 80 शब्दों का होता है ये खंड काव्य। अब ये जो पेपर में स्टूडेंट में बात करूं तो ये भी हर साल पूछा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। जैसे जो हमारी यूपी के विद्यार्थी यानी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, उनके 75 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंड काव्य लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए, किसी डिस्ट्रिक्ट में मुक्तियज्ञ खंड काव्य लगता होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में सत्य का जीत लगता होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में रश्मिरथी, किसी में आलोक वृत्त, किसी में त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार। ठीक है, तो अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग खंड काव्य होता है। इससे पहचानने, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा खंड काव्य है, उससे सबसे सरल उपाय मैं बताता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन बैंक होगा, जो हिंदी का विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी क्वेश्चन बैंक, उसमें जाएंगे आप लोग खंड काव्य वाले भाग में, यानी खंड काव्य के भाग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट ढूंढना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। जो से डिस्ट्रिक्ट देखेंगे वहाँ पर आपका खंड काव्य दिया होगा कि त्यागपति के डिस्ट्रिक्ट का है या आलोक वृत्त आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, तो उसमें दिया होगा, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। और ये भी हर साल आता है, मैंने सभी का वीडियो बनाया हुआ है, चाहे सत्य का जीत हो, मुक्तियज्ञ हो, आलोक वृत्त हो, श्रवण कुमार हो, त्यागपति हो, सभी का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। और ये भी हर साल आता है, 80 शब्दों में आपको लिखना होता है खंड काव्य। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है खंड काव्य। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए खंड खा वाला, खंड खा में देखिए, क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन जो है 50 नंबर का प्रश्न जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है खंड का से। अब खंड खा सेक्शन स्टार्ट हो गया है और इसमें 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी किसी एक का आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें भी संस्कृत के भी 2 गद्यांश दिए होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक गद्यांश ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक गद्यांश आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, दोनों दिए हुए हैं। अब दोनों में से हमें क्या करना है, यहाँ पर आप सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए दिया हुआ कि संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक को करना है, यानी दोनों में से किसी एक को करना है। ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 7 नंबर का आपका एक संस्कृत का गद्यांश होता है, 2 नंबर दिया जाएगा आपको संदर्भ के लिए और 5 नंबर दिया जाएगा इसका अनुवाद के लिए। ये संस्कृत में दिया हुआ है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तब जाकर आपको स्टूडेंट कितने नंबर दिए जाएंगे एग्जामिनर की तरफ से, तब आपको दिए जाएंगे माय डियर स्टूडेंट 7 नंबर। ठीक है, यदि आपको 2 नंबर दिया जाएगा संदर्भ को और 5 नंबर हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो टोटल आपका 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत में आपको संदर्भ लिखने का तरीका बता देता हूँ, और इसी में यानी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है आपका, इसी में सारे तरह के संदर्भ अप्लाई होते हैं। लिखना होगा कि ये खंड काव्य, या इस तरह से आप लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, यानी इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाग के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से उद्धृत है। बस इतना ही आपको संदर्भ लिखना है और 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का ये संदर्भ होता है, आपने बता दिया। फिलहाल मैं बता दूं ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया है। इसके 5 गद्यांश और 5 श्लोक को पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने संदर्भ बता दिया, बस आप लोगों को ये इसका हिंदी में अर्थ बताना है। जैसे मैं थोड़ा हिंदी में अर्थ बता देता हूँ कि लिखा हुआ स्टूडेंट
क्या लिखा हुआ कि याज्ञवल्क्य उवाच, यानी याज्ञवल्क्य बोले, अरे बेत्रिय, ठीक है, क्या बोले, अरे बेत्रिय, पति की इच्छा पूर्ति के लिए, यहाँ पे देखिए, अरे बेत्रिय परतु कमाए पति, यानी पति की इच्छा के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको हिंदी में इसका अर्थ बताना रहेगा। समझ में आ गया। इसका भी मैंने संस्कृत में अनुवाद कैसे करना है वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अथवा वाला भी मान लीजिए कि आप लोग ऊपर वाला इसका अर्थ नहीं लिख सकते, हिंदी में नहीं व्याख्या कर सकते, अनुवाद नहीं कर सकते, तो आप ये वाला कर लीजिएगा जो कि दिया हुआ है किससे, जातक कथा से। किससे दिया हुआ स्टूडेंट, जातक कथा के उल्लू का जातक का जो भाग है उससे लिया गया, ये आपका संस्कृत का गद्यांश है। तो ये वाला भी आप लोग हल कर सकते हैं संस्कृत का गद्यांश। संदर्भ जैसे कि मैंने बताया कि संदर्भ यही रहता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत भाग, क्योंकि संस्कृत से लिया गया है, आपको संस्कृत भाग के जो भी चैप्टर है जातक कथा पाठ के उल्लू का जातकम शीर्षक से उद्धृत है। बस आप इतना लिख दीजिए, आपका जो 2 नंबर है कोई नहीं कट करेगा, बस आपको 5 नंबर के लिए फाइट करना पड़ेगा। 5 नंबर के लिए आपको पहचानना पड़ेगा, हिंदी में अर्थ बताना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर 7 नंबर दिए जाएंगे। यानी सेम प्रोसेस आपको संस्कृत की गद्यांश की तरह है। श्लोक कह लीजिए इसको या आप पद्यांश कह लीजिए, ठीक है, ये भी होता है। 7 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे, सेम प्रोसेस है। 2 नंबर आपको संदर्भ का, 5 नंबर इसका हिंदी में अर्थ बताने के लिए। ये छोटा छोटा आपको हिंदी में अर्थ इसका बताना होगा, ठीक है। जैसे इसका अनुवाद आपको छोटे में करना होगा क्योंकि छोटा आपका श्लोक दिया हुआ है। तो यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए इसका अलग तरीका होता है संदर्भ लिखने का, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। इसका आप लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक पाठ्य पुस्तक के, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के दूत वाक्य या आपका जो चैप्टर है, ठीक है, उससे लिया गया, जातक कथा चैप्टर से लिया गया। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। इसका अलग तरीका होता है, पर्टिकुलर जो आपका वो होता है भाग, उसका अलग अलग संदर्भ लिखता है। जैसे संदर्भ गद्यांश का अलग होता है, श्लोक यदि पद्यांश का अलग संदर्भ होता है। इतना समझ में आ गया। तो किस चैप्टर से लिया गया है, ये चैप्टर का नाम है जातक कथा, ठीक है, जातक कथा। श्लोक को भी मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया है। अथवा इसमें भी दिया है, मान लीजिए कि ऊपर वाला आपको नहीं आता है संदर्भ, आप नहीं श्लोक एक प्रकार से अनुवाद नहीं कर सकते, क्योंकि अनुवाद ही सबसे कठिन होता है, नहीं कर सकते, तो आप ये वाला कर लीजिएगा जो कि निपत दिलीप से दिया हुआ है, ठीक है। किससे दिया हुआ है, निपत दिलीप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका भी श्लोक आप लोग हल कर सकते हैं। वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके श्लोक पूछे जाते हैं वो आपके सुभाषित रत्नावली जो चैप्टर है, इससे हर साल एक ना एक आपके एक प्रकार से श्लोक देखने को मिल जाएगा। तो तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर हमें क्या करना है, संस्कृत में देना है। यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर। अब देखिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या है 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला, राजा भोज सीता की प्रवाह, इसका मैं संस्कृत में अर्थ लिखता हूँ। यानी एक प्रश्न का 2 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए राजा भोज, यानी यहाँ तक आपको आगे लिख दे रहा है राजा भोज। कालिदास, देखिए कालिदास प्रभात वर्णन, यहाँ पर देखिए प्रभात वर्णन कतु, ठीक है, प्रेरितवान, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि राजा भोज, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिख रहा है कालिदास, ठीक है, प्रभात वर्णन क्रतु क्या है, प्रेरितवान। ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा, क्योंकि आपने संस्कृत का आंसर बता दिया। 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। अब इनमें से कोई एक और हल कर लीजिए, टोटल 4 नंबर आपका कन्फर्म है, ठीक है। इन चारों में से केवल 2 ही प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि करुण रस अथवा वात्सल रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित, ठीक है। यानी हमें करुण रस अथवा वात्सल रस के साथ उसकी परिभाषा दे रहा है। 2 नंबर का होता है, यानी 1 नंबर आपको यानी परिभाषा के लिए दिया जाएगा, ठीक है। करुण रस का परिभाषा दे दीजिए 1 नंबर, और उसका जब आप उदाहरण लिखेंगे तब जाकर आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से खा वाले में कि यमक अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें भी 2 नंबर आपको दिए जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यमक अलंकार अथवा आप श्लेष अलंकार का उदाहरण सहित लिख सकते हैं। 11 नंबर देखिए चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो टोटल आपका ये टॉपिक है रस छंद अलंकार,
इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, जो कि तीनों टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया हुआ है एक ही वीडियो में, जो आप देखेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट होता है आपके श्लोक, जो आपके श्लोक एक प्रकार रस छंद अलंकार, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्टूडेंट। तो देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार जैसे करुण रस कौन सा पूछा जाता है, चौपाई कौन सी पूछी जाती है, ठीक है। यदि एक प्रकार से चौपाई दोहा पूछा जाता है, या यमक अलंकार श्लेष या रूपक पूछा जाता है, करुण रस या हास्य रस या वात्सल रस या भयानक रस कौन सा पूछा जाता है, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा स्टूडेंट, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर का निबंध होता है आपके पेपर में और 4 निबंध दिया हुआ है, इनमें से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको भारत में महंगाई की समस्या का कारण और निवारण पर निबंध लिखना है, या भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान पर निबंध लिखना है, या विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध लिखना है, या मेरे प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद पर। तो ये चारों टॉपिक पर मेरी वीडियो चैनल पर बनाया हुआ है, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। जो भी वीडियो आपको चाहिए स्टूडेंट, बस आपको यूट्यूब पर सर्च करना है और आपको शिवम स्टडी नॉलेज लगा देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको सर्च करना है कि भारतीय किसानों की, देखिए भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो तैयार कर लीजिए, मैंने निबंध पर बताया है वीडियो, और निबंध भी आपके हर साल पेपर में आते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को निबंध, इंपॉर्टेंट निबंध तैयार करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को 9 नंबर देखने को पक्का मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 3 फेजेस में दिए हुए क्वेश्चन, 1 नंबर का होता है वो संधि पूछा गया, क्योंकि साहित्यिक हिंदी में आपके संधि से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है संधि से कि सच्चनम का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, कि सच्चनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इनमें से गा वाला हो जाएगा, सत प्लस चैनम हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि नमस्ते का संधि विच्छेद होगा, तो नमस्ते का जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका नम प्लस ते हो जाएगा, नमस्ते का सही संधि विच्छेद। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि उच्चारण में संधि होगा, तो उच्चारण में क्या व्यंजन संधि होगा, यण संधि होगा, विसर्ग संधि होगा या स्वर संधि होगा, तो इनमें भी आपका राइट आंसर व्यंजन संधि हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो मेरे रस छंद अलंकार पर एक प्रकार से रस छंद अलंकार पर तो वीडियो बनाया हुआ है, साथ में मैंने जो संधि विच्छेद है, प्रत्यय है, समास है, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर खा नंबर का पहला क्वेश्चन कि असमुद्रम में समास कौन सा हो जाएगा, तो इनमें क्या बहुब्रीहि समास होगा, बिल्कुल नहीं। क्या द्वंद्व समास होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा भैया, क्या कर्मधारण होगा, बिल्कुल नहीं। बचता आपका अव्यय भाव है, तो पहले क्वेश्चन का गा राइट आंसर हो जाएगा, अव्यय भाव समास राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक और प्रकार के समास होते हैं स्टूडेंट, इसमें आपको क्या है, आपको समास विग्रह करना है, ठीक है, और समास का नाम लिखना है। उनमें से 3 आपके समास दिए होंगे और उनमें से किसी एक को हल करना है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और किसी भी मॉडल पेपर आप लोग हमारे रेगुलर वीडियोज देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने उस प्रकार की भी पेपर बनाए हैं, जिसमें आपको कैसे समास को हल करना है, समास विग्रह कैसे करना है, समास का नाम कैसे लिखना है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि महावीर में प्रयुक्त समास है, तो महावीर में जो प्रयुक्त समास की बात की जा रही है स्टूडेंट, वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर दूसरे का आपका का वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन कि पठनीय में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो पठनीय की जो प्रत्यय की बात की जा रही माय डियर स्टूडेंट, वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा खा वाला, यानी अनियर हो जाएगा राइट आंसर, यानी पठनीय में जो प्रत्यय है वो अनियर है। दूसरा दिया हुआ है कि किस शब्द में बतुप प्रत्यय है, तो बतुप की बात की जाए तो धीमान हो जाएगा, जिसमें क्या है बतुप प्रत्यय है स्टूडेंट, यानी धीमान शब्द में बतुप प्रत्यय है, तो दूसरे का आपका का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, दिया हुआ है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का आपका ये एक प्रकार से विभक्ति होता है, पूछा आता है पेपर में 2 नंबर का, ठीक है। टोटल आपके 3 एक प्रकार से दिए हुए, यानी 3 नंबर का एक प्रकार से क्या है
टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और तीनों क्वेश्चन का हमें हल करना है। बेसिकली एक एक आपको 2-2 नंबर का दिया होगा। इनमें से किसी एक, यहाँ पर देखिए, किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करना है। जैसे मान लीजिए कि कृष्णाय नमः का हमें करना है, तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि कृष्ण को नमस्कार, ठीक है। इसको अर्थ क्या हो जाएगा, कृष्ण को नमस्कार, यानी कृष्ण को क्या है, एक प्रकार से हम नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, यानी उनको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार, ठीक है, एक प्रकार से हो गया, ठीक है, कृष्णाय नमः। इसमें क्या है, विभक्ति पूछी गई है, चतुर्थ विभक्ति। कौन सी पूछी गई है, चतुर्थ विभक्ति। इसमें जो एक नियम हो जाएगा, यदि सूत्र हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, स्वास्तिक, स्वाहा, स्वाध्याय, फिर लव, देखिए लवष्टम योगाच्च, एक प्रकार से इसका नियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। हालांकि मैंने कॉपी वाले वीडियो में डिटेल से समझाया है कि कौन सा विभक्ति और कौन सा एक प्रकार से आपका वो पूछा जाता है नियम, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण दीजिए या पत्र लिखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपके साहित्यिक हिंदी में। सामान्य हिंदी में केवल ये 6 नंबर का पत्र लेखन होता है पेपर में, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद हेतु अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो दोनों में से क्या है स्टूडेंट, दोनों में से किसी एक पत्र पर आपको पत्र लेखन लिखना है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि पत्र कैसे लिखता है, और इंपॉर्टेंट पत्र के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा पत्र कैसे लिखते हैं, वो वीडियो मैंने अभी हाल ही में बताया, वो वीडियो देख लीजिए स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में स्टूडेंट इस बार हमारा टारगेट है 95% का। कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी में आप लोग ला सकते हो। और हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मन चाहा नंबर ला सकते हो, बस आपको थोड़ा गाइडेंस पता होना चाहिए। और जो मैं इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आता हूँ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी के लिए ये मॉडल पेपर है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए स्टूडेंट। कोई भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो मैं पीडीएफ वगैरह फ्री में देता रहता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।